हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कितने तरह की होती है। तो बच्चों अकाउंट्स जो है टोटल मिलाकर 5 तरह के होते हैं। तो पहला जो है वो है एसेट्स अकाउंट। ठीक है, पहला एसेट्स अकाउंट है। दूसरा अकाउंट जो है वो होगा एक्सपेंस अकाउंट। तीसरा लायबिलिटी अकाउंट। चौथा है इनकम अकाउंट। वैसे बच्चों इनकम का नाम होता है रिवेन्यू अकाउंट। इनकम अकाउंट कोई सा अकाउंट नहीं होता। रियल में इसका नाम जो है वो है रिवेन्यू अकाउंट। लेकिन मैंने यहाँ पर बच्चों को याद रहे इसलिए इसका नाम इनकम मैंने मान लिया है। और पांचवा अकाउंट होता है बच्चों कैपिटल अकाउंट। तो टोटल मिलाकर अकाउंट्स में जर्नल एंट्री जब हम सीखेंगे तो हमें इस 5 अकाउंट्स का पता होना चाहिए। पहला अकाउंट है एसेट्स अकाउंट, दूसरा एक्सपेंस अकाउंट, तीसरा कौन सा अकाउंट है रिवेन्यू अकाउंट। लेकिन हमने यहाँ पे रिवेन्यू के बजाय इनकम मान लिया है, और क्योंकि इनकम को बच्चों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। और नेक्स्ट अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट है। टोटल 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये चौथा हो गया 4 और ये 5, टोटल मिलाकर बच्चों 5 अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, वैसे जर्नल एंट्री के और भी तरीके हैं। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है तो इसलिए मैं इसी तरीके से समझाऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि इनके रूल क्या हैं। तो बच्चों जो एसेट्स अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट है इन दोनों का नेचर बिल्कुल सेम होता है और इन तीनों का नेचर बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया शॉर्टकट नाम एसेट्स और एक्सपेंस के लिए ए और ई, और एल लायबिलिटी इनकम और कैपिटल के लिए जो हमने नाम रखा है वो है LIC। ठीक है बच्चों, ऐसा सिर्फ याद करने के लिए बनाया गया है ताकि बच्चों को याद हो जाए। अब हमारे पास LIC तो सभी जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लेकिन यहाँ पर LIC का मतलब है लायबिलिटी इनकम और कैपिटल। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि 3 अकाउंट एक सेम नेचर के होते हैं, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल, और 2 अकाउंट सेम नेचर के होते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस। अब हमें इनके रूल समझने होंगे कि क्या रूल है। तो बच्चों एसेट्स और एक्सपेंस का सेम रूल है, वो ये कि जब ये दोनों के दोनों डेबिट साइड से प्लस होंगे और क्रेडिट साइड से माइनस होंगे। ठीक है, यानी कि एसेट्स और एक्सपेंस कभी भी इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ठीक है, तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं इसको, इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। LIC लायबिलिटी इनकम और कैपिटल, इनके लिए भी बच्चों सेम रूल है, इन तीनों के सेम रूल है। ये तीनों क्रेडिट से प्लस होते हैं और डेबिट से माइनस होते हैं। यानी कि लायबिलिटी इनकम और कैपिटल क्रेडिट से प्लस होगा, इसका मतलब ये क्रेडिट साइड से इंक्रीज होंगे और डेबिट साइड से डिक्रीज होंगे। तो बच्चों कितना आसान रूल है, बिल्कुल आसान से रूल है। वो ये कि एसेट्स और एक्सपेंस, जिसको हम शॉर्ट में AE बोलेंगे, ये दोनों डेबिट से प्लस होंगे, मतलब बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, और क्रेडिट से माइनस होंगे। और लायबिलिटी इनकम कैपिटल जो है ये क्रेडिट से प्लस होगा और डेबिट से माइनस होगा। तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट से प्लस और डेबिट से माइनस, और एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट से प्लस और क्रेडिट से माइनस। मतलब सिंपल सी बात है, एसेट्स और एक्सपेंस का उल्टा LIC है। ठीक है,
तो बच्चों अब बात यहाँ ये आती है कि हमें इस जर्नल एंट्री को समझने के लिए इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ हमारी एसेट्स है, क्या चीज़ हमारी एक्सपेंस है, क्या हमारी लायबिलिटी है, क्या हमारी इनकम और क्या हमारी कैपिटल है। वैसे मैं इसको लिख भी सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूंगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मुझसे पूछ लेना बाद में कि क्या एसेट्स है, क्या एक्सपेंस है, क्या लायबिलिटी है, क्या इनकम और क्या कैपिटल है। तो मैं सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछ लेना कि ये एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है। वैसे मैं एक लिस्ट होगी, मैं एक लिस्ट भेज दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, एक लिस्ट है, उस लिस्ट को देख लेना, उससे पता चल जाएगा कि क्या हमारी एसेट्स है, क्या क्या हमारे एक्सपेंस है, क्या लायबिलिटी है, क्या इनकम और क्या कैपिटल है। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ बच्चों, शॉर्ट में बिल्कुल। एसेट्स हमारी सारी प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर कैश, इसके अंदर बैंक, डेटर्स, एक्रूड इनकम, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब आते हैं। एक्सपेंस के अंदर बच्चों सारे खर्चे आते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, कैरेज, फ्रेट, ठीक है, कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके से सारे खर्चे आ जाते हैं यहाँ पे। और लायबिलिटी के अंदर जो हमें पेमेंट करनी पड़ती है आउटसाइडर्स को, वो आता है जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, लोन, बिल्स पेबल। इनकम के अंदर बच्चों कोई भी, यहाँ पे इनकम का मतलब रिवेन्यू है, कोई भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो सब हमारी रिवेन्यू है, मतलब इनकम है। जैसे सेल हमारी एक इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव एक इनकम है। वैसे मतलब सिंपल वर्ड में ये सिर्फ समझाने के लिए मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ, सेल एक रिवेन्यू है, इनकम कुछ और है, इनकम की डेफिनेशन कुछ और होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने माना है, ठीक है, इनकम का मतलब सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए कि जो भी पैसा आ रहा है वो इनकम है, ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए है। तो सेल से पैसा आ रहा है तो हम उसको इनकम मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, वो सब हमारी इनकम है। कैपिटल बच्चों, बिजनेसमैन यानी कि मालिक ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो उसकी कैपिटल कहलाती है। तो अब हमें सारे अकाउंट्स का थोड़ा थोड़ा पता चल चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले होता ये है कि कोई भी बिजनेस होगा तो सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री करनी पड़ती है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है अभी सिखाता हूँ। तो और मैं यहाँ पे जर्नल का कोई फॉर्मेट नहीं बना रहा, वैसे जर्नल का फॉर्मेट देख लो बच्चों, क्या फॉर्मेट होता है, ये जर्नल का फॉर्मेट है। जो पहला कॉलम बनेगा वो डेट का बनेगा, सेकंड कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉलम बनेगा एलएफ का, जिसे हम लेजर फोलियो बोलते हैं। एक कॉलम बनेगा डेबिट का और एक कॉलम बनेगा क्रेडिट का। तो बच्चों ये है जर्नल का फॉर्मेट। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे हमें इस जर्नल में रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर डेट लिखनी होगी ट्रांजैक्शन की कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन किस डेट को हुआ है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, एलएफ और डेबिट। यहाँ पे जो भी हम जिस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उसको डेबिट में लिखेंगे और जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। बच्चों बहुत से बच्चों का एक डाउट होता है कि सर ये एलएफ का मतलब क्या होता है। चलो बच्चों मैं बता देता हूँ थोड़ा सा एलएफ क्या होता है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, ठीक है। एलएफ का क्या मतलब होता है, लेजर फोलियो। अभी लेजर फोलियो क्या होता है इस बात को अच्छे से समझते हैं। पुराने ज़माने में बच्चों होता ये था कि अकाउंट्स जो थे वो रजिस्टर्स पे बनाया करते थे, ठीक है। आज के टाइम पे तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, आज के टाइम पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, लेकिन पहले कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं हुआ करते थे। पहले सारा का सारा अकाउंट्स का काम होता था रजिस्टर के ऊपर। तो उस वक्त वो क्या था कि हर एक अकाउंट यानी कि जो भी हम जर्नल एंट्री पास करते थे उसका एक अकाउंट ओपन होता था, अकाउंट को हम लेजर बोलते थे, ठीक है। तो कौन से पेज नंबर पे कौन सा अकाउंट ओपन है यहाँ पे उस अकाउंट का पेज नंबर लिखना पड़ता था। जैसे कि कोई अकाउंट पेज नंबर 25 पे है तो उसको ढूंढने में आसानी हो तो यहाँ पे पेज नंबर 25 लिख दिया जाएगा। कोई अकाउंट पेज नंबर 30 पर है तो यहाँ पर उस अकाउंट का पेज नंबर 30 लिखा जाएगा कि कौन सा अकाउंट किस पेज नंबर पे है। आज के टाइम पे इस कॉलम का कोई इस्तेमाल नहीं है, वैसे इस कॉलम को आज के टाइम पे हट जाना चाहिए। इस्तेमाल इसलिए नहीं है क्योंकि आज के टाइम पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आने की वजह से
पेज नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो मैं जो जर्नल एंट्री कराऊंगा विदाउट फॉर्मेट कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट फॉर्मेट थोड़ी आसानी रहेगी मुझे, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी साथ में लिखूंगा। तो बच्चों सबसे पहली जो जर्नल एंट्री बिजनेस में होगी, बिजनेस को स्टार्ट करने की होगी। तो मान लो मैंने एक एंट्री लिख दी यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया कैश में ₹10,000। ठीक है बच्चों, मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखा कि बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये से, तो इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? देखो बच्चों, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बिजनेस से पैसा लगाएंगे तो हमारे पास कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट दोनों डेबिट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पे लिखा होगा कि चेक के थ्रू पैसा आया है या कैश में पैसा आया है। तो कैश या बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये बन गई जर्नल एंट्री। कितने रुपए से बिजनेस से स्टार्ट हुआ है? 10,000 रुपये से। तो 10,000 को हम डेबिट में भी लिखेंगे और 10,000 को हम क्रेडिट में भी लिखेंगे। इसकी बच्चों एक नरेशन होती है शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है बच्चों, अब बात यहाँ पे आई कि इस एंट्री को समझते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने एंट्री पास कर दी, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों, हम जो जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं ये डबल एंट्री सिस्टम है। बुक का नाम ही डबल एंट्री सिस्टम है। तो डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे, डेबिट में और क्रेडिट में, दो साइड। यानी कि यहाँ पे अकाउंट जो है दोनों साइड को रिकॉर्ड करेगा, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी। चलो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, इससे तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। नॉर्मली हम अपने घर में क्या करते हैं? नॉर्मली जैसे कि हम अपने घर की बातें करते हैं थोड़ी सी। जैसे मान लो हम जाते हैं दुकान में आटा खरीदने के लिए, तो हम क्या करते हैं, दुकानदार को पैसे देते हैं और आटा लेके आ जाते हैं। ठीक है, दुकानदार को पैसे देते हैं और आटा लेके आ जाते हैं। और जब हम अपने घर में हिसाब किताब करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि हमारे इतने रुपए आटे में गए, यानी इतने रुपए का हमने आटा खरीदा। हम बस यही रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस ऐसे रिकॉर्ड नहीं करता। बिजनेस का रिकॉर्ड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बिजनेस कहता है ठीक है पैसा गया, लेकिन बदले में आटा भी आया है। बिजनेस कहता है पैसा गया, बदले में आटा आया, दोनों को रिकॉर्ड करो। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? बिजनेस क्या बिजनेस में रिकॉर्डिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है? बिजनेस दोनों पहलू को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। बिजनेस कहता है कि कैश गया लेकिन बदले में आटा आया। हम लोग क्या करते हैं, हमने रेंट दिया, हम जैसे मकान मालिक को रेंट दे के आते हैं, किराए दे के आते हैं, तो हम लिखते हैं कि हमारा 10,000 रुपये किराए में चला गया, हम यही लिखते हैं। लेकिन बिजनेस कहता है नहीं, बिजनेस कहता है दोनों को रिकॉर्ड करो। जब हमने 10,000 रुपये दिया तो कैश गया, लेकिन बदले में हमने रेंट नाम की एक सर्विस ली, तो रेंट को भी रिकॉर्ड करो और कैश जो गया उसको भी रिकॉर्ड करो। यानी बिजनेस कहता है दोनों को रिकॉर्ड करो, दोनों साइड को रिकॉर्ड करो। तो हम करते क्या यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम दोनों साइड को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आज मैं सिखाऊंगा कि दोनों साइड को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले एक बात और समझाता हूँ मैं आप लोगों को कि बच्चों मान लो कि ये कोई बिजनेसमैन है, ये कोई बिजनेसमैन है और ये बिजनेस है। तो बच्चों एक बात और, बिजनेस के अंदर बिजनेस अलग है, ये बिजनेस है, बिजनेस को अलग माना जाता है और बिजनेसमैन को अलग माना जाता है। ये बिजनेसमैन है। ठीक है, ये बिजनेसमैन है। तो बच्चों बिजनेस के अंदर बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों अलग अलग पार्टी हैं। ठीक है, इनके बीच में एक दीवार है, वो दीवार दोनों को अलग कर देती है। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और दूसरी बात, सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, बिजनेसमैन का कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो देखो बिजनेस तो ठीक है, बिजनेस को एक पर्सन माना गया है,
तो ठीक है, बिजनेस एक पर्सन है, बिजनेस, लेकिन बिजनेस को चलाने वाला कोई ना कोई तो होता है। तो बिजनेस को कौन चलाता है? बिजनेसमैन चलाता है। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस को में कुछ पैसे देता है, स्टार्टिंग में कुछ पैसा लगाता है। तो बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है, तो जो पैसा लगाता है, चलो मान लेते हैं कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10,000 रुपये दिए। ठीक है बच्चों, तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10,000 रुपये दिए, तो बिजनेस के पास क्या आया? ठीक है, बिजनेस के पास क्या आया बच्चों? ध्यान से समझो और बताओ मुझे। बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग है दोनों, इस बात को ध्यान रखना, और दोनों को एक इंसान की तरह ट्रीट करो। मान लो कि बिजनेस भी एक इंसान है और बिजनेसमैन भी एक इंसान है, दोनों इंसान हैं। ठीक है, तो बिजनेस को बिल्कुल एक इंसान की नज़र से देखो, ये मत सोचो कि वो कोई निर्जीव चीज़ है। ठीक है, वो बिजनेस एक इंसान की तरह देखो कि वो भी जीवित है। ठीक है, तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10,000 रुपये दिए, तो बिजनेस के पास क्या आया? ये पैसे कैश में आए होंगे या फिर ये पैसे बैंक में आए होंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस के पास 10,000 रुपये का कैश में या बैंक में पैसा आया होगा। ठीक है, अब बच्चों बिजनेस में कैश या बैंक में 10,000 रुपये आए होंगे, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। लेकिन बच्चों बिजनेस के ऊपर एक कर्ज भी आ गया, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। एक कर्ज भी आ गया, कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। बच्चों कर्ज क्यों आया? बात ये आई कि कर्ज क्यों आया बिजनेस के ऊपर 10,000 रुपये का। एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दो। अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हो तो क्या उसे वापस नहीं करते? करते हो, हर एक इंसान करता है। अगर हम किसी से उधार पैसे लेते हैं तो हम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उस पैसे को वापस ज़रूर करते हैं। तो जब भी हम किसी से उधार पैसे लें तो हमारे पास एक कर्ज आता है। हमारे पास पैसा तो आता है, कैश आ रहा है या फिर बैंक में पैसा आ रहा है, पैसा तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन साथ में बच्चों हमारे पास एक कर्ज भी आता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है कि जब बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10,000 रुपये दिए तो बिजनेस के पास कैश तो आया 10,000 रुपये, लेकिन साथ में कर्ज भी आया। कितने रुपए का कर्ज आया? 10,000 रुपये का, और उस कर्ज का नाम है कैपिटल। इसको इंटरनल लायबिलिटी भी बोली जाती है। ठीक है, तो ये कर्ज होता है। कर्ज क्यों बच्चों? क्योंकि आज नहीं तो कल ये बिजनेस कभी ना कभी तो बंद होगा। आज चाहे तो आज बंद हो जाए, चाहे कल बंद हो जाए, या कुछ टाइम बाद ये बिजनेस बंद हो जाएगा। जब भी बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस ने जो पैसा उधार लिया है कैपिटल के रूप में, ये पैसा बिजनेस वापस लौटाएगा अपने मालिक को और बोलेगा मैंने आपसे उधार लिया था, अब मैं आपका पैसा आपको लौटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो बस मैं यही बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10,000 रुपये दिए हैं तो बिजनेस के पास कैश तो आएगा, लेकिन साथ में कैपिटल भी आएगा। कैपिटल एक कर्ज होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल एक कर्ज होता है। ये कौन सा कर्ज होता है? ये मालिक को देना होता है, ये पैसा मालिक को वापस लौटाना पड़ता है। तो मालिक तो बिजनेसमैन है, तो ये जिस दिन बिजनेस बंद होगा, बिजनेस ये पैसा, ये 10,000 रुपये जो है ये पैसा अपने मालिक को लौटा देगा। कौन सा पैसा? कैपिटल का पैसा। तो कैपिटल एक लायबिलिटी है बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या? अब हम ट्रांजैक्शन समझते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ 10,000 रुपये से, तो बिजनेस के पास कैश आया, कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। साथ में कर्ज भी आया, कितने का? 10,000 रुपये का। अब हम यहाँ पे अकाउंट्स का रूल लगाते हैं। इन्हीं 5 में से रूल लगने वाले हैं, इस 5 के अलावा रूल कहीं बाहर से नहीं लगेंगे, इसी 5 के अंदर से लगेंगे। अब हमें पहचानना है कि जब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो पैसा किस रूप में लगाया? पैसा कैश के रूप में लगाया होगा या फिर पैसा बैंक में लगाया होगा? एक ही बात है, हम मान के चलते हैं, बेटर होगा कैश मान के चलते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में कैश लगाया। ठीक है, तो हम कैश और बैंक कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही एसेट्स है। मैं मान लेता हूँ कि कैश लगाया बिजनेस में। तो बच्चों कैश एक एसेट्स है, ठीक है, और साथ में कैपिटल एक लायबिलिटी है। तो यहाँ पे दोनों अकाउंट का रूल लगाएंगे। जब बिजनेस में कैश बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10,000 रुपये दिए तो किस रूप में दिए होंगे? कैश के रूप में दिए होंगे। तो बिजनेस के पास कैश आया। कैश एक एसेट्स अकाउंट है। एसेट्स अगर बिजनेस में आएगा तो एसेट्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के लिए हम उसको करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर हमने कैश अकाउंट
फिर डॉट 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 करके DR मतलब डेबिट कर दिया। इसका मतलब कैश का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। कैश का अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश हमारा एक एसेट्स अकाउंट होता है और एसेट्स और एक्सपेंस दोनों अकाउंट हमारे डेबिट से बढ़ते हैं और क्रेडिट से घटते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैश बढ़ेगा क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, और कैश बढ़ेगा तो हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि कैश डेबिट से प्लस होता है। साथ में बच्चों बिजनेस के पास एक कर्ज भी आया, ठीक है। तो कर्ज कौन सा अकाउंट है? ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है। और हमारा लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, तीनों के तीनों कहाँ से बढ़ते हैं? क्रेडिट से बढ़ते हैं और डेबिट से घटते हैं। तो यहाँ पर तो कर्ज बिजनेस के ऊपर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर LIC यानी कि LIC हमारा क्रेडिट से बढ़ता है। तो ये कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल हमारा ये रहा, और कैपिटल कहाँ से बढ़ता है? क्रेडिट साइड से। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर दो अकाउंट अफेक्टेड हैं, एक एसेट्स अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। एसेट्स हमारा डेबिट से बढ़ता है और कैपिटल हमारा क्रेडिट से बढ़ता है, इसलिए एसेट्स हमारा डेबिट से बढ़ रहा है, हमने इसको डेबिट में लिख दिया, और कैपिटल हमारा क्रेडिट से बढ़ता है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब कैसे पहचानोगे डेबिट और क्रेडिट के लिए? तो जिस अकाउंट को डेबिट करना है वो पहले उसका नाम लिखोगे, जैसे कैश अकाउंट, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बना के डॉट 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 करके DR लिखोगे, यानी डेबिट हो गया ये। और फिर थोड़ी सी जगह छोड़नी है इसके नीचे, जैसे कैश के नीचे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, ये जगह छोड़ के थोड़ी सी जगह छोड़ के थोड़ा साइड से लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जहाँ पे हम 2 लगा देते हैं थोड़ी सी जगह छोड़ के, इसका मतलब उस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश एक एसेट्स है, एसेट्स कहाँ से बढ़ेगी? डेबिट से। कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट होता है, या कैपिटल भी बोल लो उसको, और कैपिटल कहाँ से बढ़ता है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट से बढ़ता है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट से बढ़ता है, ठीक है। अब बच्चों बिजनेस में 10,000 रुपये बिजनेसमैन ने लगा तो दिए, बिजनेसमैन ने बिजनेस में कितने रुपए लगाए? 10,000 रुपये। अब इस 10,000 रुपये से बिजनेस में हमने पैसे डालने की एंट्री कर दी, लेकिन यहीं पे ख़त्म नहीं होता, आगे और भी एंट्री होनी है। मतलब जैसे गुड्स खरीदेंगे, तो मान लो बिल्डिंग खरीदेंगे, प्लांट खरीदेंगे, मान लो बिल्डिंग खरीदा जाता है, तो मैं एंट्री बनाता हूँ मैं यहाँ पे, परचेज बिल्डिंग, ₹4,2000। अब बिजनेस में सिर्फ कैश लगाने से बिजनेस तो स्टार्ट हो नहीं जाएगा, क्या चाहिए? बिल्डिंग खरीदने पड़ेंगे, प्लांट या मशीन खरीदनी पड़ेगी, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, स्टॉक यानी कि गुड्स खरीदना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा, उससे पैसा आएगा, फिर प्रॉफिट होगा, तो कई सारे काम करने हैं बच्चों। तो मान लेते हैं एक बिल्डिंग खरीदी जाती है, तो बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है बच्चों? बिल्डिंग हमारा एसेट्स अकाउंट होता है, इसको ध्यान रखना, पहचानना जरूरी है, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारा एसेट्स अकाउंट है। जब बिल्डिंग खरीदा गया तो इसकी एंट्री पास होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 2,000 रुपये से। बिल्डिंग को हमने किया डेबिट, और पेमेंट हम करेंगे तो हमारे पास एक कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए से? 2,000 रुपये से। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। अब यहाँ पे इसका भी मतलब समझते हैं कि ये एंट्री क्यों पास हुई। देखो बच्चों, जब हम बिल्डिंग खरीदेंगे तो पहले पहचानो बिल्डिंग कौन से अकाउंट में आता है। बिल्डिंग हमारा एसेट्स अकाउंट में आता है। एसेट्स का रूल क्या होता है? डेबिट से इंक्रीज होगा, और साथ में हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कैश में होगी, और कैश भी एसेट्स अकाउंट में आएगा, और एसेट्स डिक्रीज कहाँ से होता है? क्रेडिट से। तो हमने क्या किया, बिल्डिंग हमारा एक एसेट्स अकाउंट है, और एसेट्स हमारे पास बढ़ेगा क्योंकि हम बिल्डिंग को खरीद रहे हैं, और जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे पास से चला जाएगा। कैश भी हमारी एक एसेट्स है, और हमारे पास से कैश कम होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में एक एसेट्स बढ़ रहा है और एक एसेट्स घट रहा है। बिल्डिंग आ रहा है हमारे पास, और कैश हमारे पास से जा रहा है। ठीक
ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। बिल्डिंग हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है, दोनों ही हमारे एसेट्स हैं। तो एसेट्स का रूल क्या है, डेबिट से प्लस होता है और क्रेडिट से माइनस होता है। तो कैश हमारा माइनस हो रहा है, बिल्डिंग हमारा प्लस हो रहा है, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारे पास आएगा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। बच्चों इसके बाद और भी एंट्री बन सकती है। मान लेते हैं कि कुछ और भी खरीद रहे हैं, मानो एक फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर परचेज फॉर ₹3000, 3000 रुपये में फर्नीचर खरीदा। तो बच्चों जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फिर हमारे पास फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट DR मतलब डेबिट टू कैश अकाउंट। $3000 का फर्नीचर खरीदा बच्चों, तो 3000 रुपये की एंट्री पास होगी और यहाँ पे एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। तो अब ये इस एंट्री का मतलब समझते हैं। देखो बच्चों, हम फर्नीचर खरीद के लाते हैं, तो फर्नीचर हमारी एक एसेट्स है, तो एसेट्स आएगी, हम पेमेंट करेंगे कैश में, तो कैश भी एक एसेट्स है, कैश जाएगी, एक एसेट्स आएगा एक एसेट्स जाएगा, मतलब फर्नीचर आएगा कैश जाएगा, ठीक है। तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है। और रूल क्या है, एसेट्स और एक्सपेंस दोनों का सेम ही रूल है। डेबिट से ये प्लस होते हैं मतलब बढ़ते हैं, और क्रेडिट से ये माइनस होते हैं यानी कि घटते हैं। तो फर्नीचर आएगा मतलब कि फर्नीचर एक एसेट्स है और फर्नीचर बढ़ रहा है इसलिए डेबिट होगा, कैश भी एक एसेट्स है, कैश घट रहा है इसलिए ये क्रेडिट होगा, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है ये एंट्री भी समझ में आ चुकी है। उसके बाद फोर्थ एंट्री। अब बच्चों यहाँ तक तो हमने बिजनेस से स्टार्ट करने की सारी एंट्री कर ली, फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीदी, वैसे मशीन भी खरीद सकते हैं लेकिन सेम एंट्री हो जाएगी इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, लेकिन मेन चीज़ तो किया ही नहीं अभी, क्योंकि हर एक बिजनेस में ना स्टॉक गुड्स जरूरी है, क्योंकि हम जिस चीज़ का काम करते हैं तो गुड्स तो ज़रूरी है, गुड्स बेचना, हम कुछ ना कुछ खरीदेंगे बेचने के लिए। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000, 1000 का बच्चों गुड्स खरीदा, ठीक है। तो अगर 1000 का गुड्स खरीदा तो इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट .DR मतलब डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन है इसकी, बीइंग गुड्स परचेज। इसका भी लॉजिक समझ लो बच्चों। देखो अगर हम बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग का अकाउंट ओपन होगा, मशीन खरीदेंगे तो मशीन का अकाउंट ओपन होगा, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर का अकाउंट ओपन होगा। लेकिन जब हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेज का अकाउंट ओपन होगा, इस बात को ध्यान रखना। गुड्स के लिए कोई गुड्स अकाउंट नहीं होता, कुछ बच्चे गुड्स अकाउंट लिख देते हैं, गुड्स के लिए परचेज अकाउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे। गुड्स हमारी एक एसेट्स होती है, तो गुड्स क्या है बच्चों, गुड्स एक एसेट्स है और एसेट्स डेबिट से बढ़ेगा, और जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हमारी कैश में होगी, कैश क्रेडिट होगा क्योंकि कैश कम होगी। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स एक एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और हम पेमेंट करेंगे कैश में, कैश भी एक एसेट्स है और कैश घटेगा, तो एक एसेट्स बढ़ेगा और एक एसेट्स घटेगा, ठीक बच्चों। इतने में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मेरे से। तो इतने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। एक आध एंट्री और बता दो। गुड्स को सेल करने की भी एंट्री हो सकती है बच्चों, लेकिन अभी इनकी इस एंट्री की ओर हम बाद में बढ़ेंगे। एक एंट्री और पास करते हैं किसी खर्च के लिए, कोई खर्चे की एंट्री पास कर लेते हैं। मान लो बच्चों रेंट की पेमेंट की, रेंट पेड,
₹300, 300 रुपये का किराया दिया। अब बच्चों इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम रेंट की पेमेंट करते हैं तो रेंट कौन सा अकाउंट है? रेंट हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट है, खर्चा अकाउंट है, क्योंकि जब हम रेंट की पेमेंट करते हैं तो बदले में कोई एसेट्स नहीं आता हमारे पास। जब बिल्डिंग के लिए पेमेंट करते हैं तो बिल्डिंग आएगा, फर्नीचर के लिए पेमेंट करेंगे तो फर्नीचर आएगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आएगा। गुड्स के लिए पेमेंट करेंगे तो गुड्स आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने रेंट के लिए पेमेंट की, क्या आया बदले में? कुछ भी नहीं आया। तो जब बदले में कुछ भी ना आए तो ये एक्सपेंस माना जाता है, ये खर्चा होता है। तो हमने क्या किया, रेंट की पेमेंट की, तो एंट्री बनेगी इसकी रेंट अकाउंट डॉट 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 करके DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसकी नरेशन होगी बीइंग रेंट पेड, ठीक है बच्चों। बीइंग लगाना जरूरी नहीं है, मर्जी बीइंग लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं। 300 की रेंट की पेमेंट की तो 300 रुपये रेंट डेबिट टू और कैश क्रेडिट। बच्चों रूल अप्लाई करते हैं कि कौन सा अकाउंट है, पहचानते हैं। रेंट हमारा बच्चों एक एक्सपेंस अकाउंट है, रेंट एक खर्चा है। एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम होता है। रेंट हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट है, जब हम रेंट की पेमेंट करेंगे तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर हम रेंट देंगे तो खर्चा घटेगा, तो ये खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम रेंट की पेमेंट करें तो हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चा कहाँ से बढ़ता है बच्चों? डेबिट से। डेबिट से सारे एक्सपेंस बढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने रेंट को डेबिट किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेंट हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस बढ़ेगा इसलिए हम रेंट को डेबिट करते हैं। और जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा एक एसेट्स अकाउंट है, कैश घटेगा, ठीक है बच्चों। तो इसे जल्दी से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो मैं लगभग सारी मतलब पूरे इस चैप्टर की जर्नल एंट्री बना दूंगा, क्योंकि बच्चों को जर्नल एंट्री चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो तुम आगे की वीडियो भी देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर।